एसेंशियली लॉक होने चाहिए। रूट कंडीशन जो है रूट सेटिंग जो है ना वो मेंशन होनी चाहिए पूरी की पूरी। रूट होल्डिंग का एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करना चाहिए कि जी जब वो गाड़ी उससे गुजर जाए तो कितनी देर तक रूट होल्ड रहे। कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स जो हैं उन्हें नहीं आना चाहिए और कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। जिस तरह हमने कहा ना कि जब हम ट्रेन रिसीव कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट जो है उसे टूवर्ड मेन लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। यस सर। इस पे कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, आगे नहीं चलिए सर, बस। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इनफैक्ट ये इंटरलॉकिंग दरअसल वो सेफ्टी अरेंजमेंट है जो कि हम कहते हैं कि ट्रेनें एक दूसरे के पास ना आए। और फिर हमने इंटरलॉकिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए कि जहां कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं है वो 0 है। जहां हमने की इंटरलॉकिंग दी है और होम हर लाइन के होम सिग्नल को अलहदा से एक्सप्लेन किया है, वो हमारा स्टैंडर्ड बना है। ये ऐसे छोटी सी हिस्ट्री है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है एक लेआउट की। आप ये समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सर सिग्नल C1 और C2 जो है, अगर वो एक ही टाइम पे हो जाए तो कोलिजन का रिस्क इसमें आ सकता है। आप ये देखें, ये सिंगल लाइन वो है, मतलब इनफैक्ट ट्रैक को ना 2 लाइनों को सिंगल लाइन में एक्सप्रेस किया गया। ये डबल लाइन है, 2 ट्रैक्स है। चलिए, अच्छी बात है, इसे आप ना असाइनमेंट के तौर पे रखें और इसमें देखें कि जी इस पैटर्न में हमारे पास क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। एक, और ये कोई इतना मुश्किल चीज नहीं, इस पे नीले पीले ना होना तुम लोग। इस पे मतलब सिंपल एक जो है ना रिस्क डिफाइन करें, नंबर 1 2 3 4, और उसे जो है ना बताएं जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देन मिटिगेट कैसे हो सकता है कि जनाब ये चीज साइमल्टेनियस ना हो, तो 2 सिग्नल जो है ना अगर आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियस ना हो। एक छोटी सी एक्सरसाइज जो है ना ये आप एज अ होमवर्क के तौर पर देखें। ओके ओके सर। सांप सूंघ गया। ओके सर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरलॉकिंग होती किस तरह की है। तो ये तो एटलीस्ट हम समझ गए ना कि इंटरलॉकिंग बुनियादी तौर पे पॉइंट, सिग्नल और ट्रेन पोजीशन के दरमियान में एक लिंक है, और वो लिंक जो है वो प्री डिफाइंड लिंक। जिस तरह आपने देखा है मैकेनिकल लैच होते हैं या इलेक्ट्रिकल लैच होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल वाला है या मैकेनिकल वाला? जी सर हैं। जी सर है, मैकेनिकल दोनों है। मैकेनिकल लैच आपने देखे हैं ना, मैकेनिकली लैच जो होता है चीजें आमतौर पे ताले इस तरह के होते हैं। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग इनफैक्ट ना एक बहुत बड़ा लैच सेट ऑफ लैच है, जो कि सबसे पहले जो है ना आपने कीज के जरिए इवॉल्व करवाया। उसके बाद आपने जो है ना इसे
एक सेंट्रल पोजीशन दे के कैबिन बना के वहां से आपने कंट्रोल इवॉल्व करवाया। फिर हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है ना, कुछ इलेक्ट्रिकल कुछ मैकेनिकल दोनों मिला के जो है ना हमने इंटरलॉकिंग के मैकेनिज्म इवॉल्व करवाए कि एक सिग्नल जो है उसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इस तरह से दें कि उसके नीचे एक रिले लगाया हुआ हो। जब तक हम रिले एनर्जाइज ना करें सिग्नल वायर से भी लोअर ना हो सके। तो इस तरह से ना मुख्तलिफ लेयर ऑफ कंट्रोल जो है ना वो इवॉल्व। आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम पढ़े हैं? ओपन लूप है, क्लोज लूप है। पर इलेक्ट्रिकल वालों ने पढ़े हैं, बाकियों ने नहीं पढ़ा। ये इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज में आता है कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल ये कंट्रोल सिस्टम तो एक जनरलाइज इंजीनियरिंग होती है। एनी हाउ सर ये जो उसके ओपन बाद जब का पूछ रहे हैं तो ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाता है, मैकेनिकल वालों को और सिविल वालों को सर नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद हमने जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी इवॉल्व हुई तो हमने रिलेज बनाए और रिलेज पे इंटरलॉकिंग की। और फिर आखिर में जो है ना जो मेजर डेवलपमेंट हुई वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज था, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। लेकिन उसकी बात यह कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग रेलवे में बहुत बाद में आई, दूसरे फील्ड में जो है ना बहुत पहले आ गई थी। बाकी जो ये हम एक टेक्निक्स हैं कि हमने किन किन तरीकों से इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये भी कंट्रोल पैनल इनफैक्ट जो है ये यहाँ मेंशन किया हुआ होगा। एक ये कंट्रोल यूनिट है जिसपे आपको देखें कि लेआउट बना हुआ है स्टेशन का। ये हमारी मेन लाइन बनी हुई है, मेन लाइन जो ट्रैक सर्किटेड है और वो डिवाइड होता है मुख्तलिफ सेक्शन में। इसी तरह जो है ना हमारा लेआउट डिवाइड होता है यार्ड के अंदर। और स्टेशन मास्टर को जो ऑपरेटर होता है यहीं से अंदाजा हो रहा होता है कि ट्रेन कहाँ है, किस जगह पे है। ये पुरानी टाइप का रिले इंटरलॉकिंग का कंट्रोल पैनल है। ये थोड़ा सा आप लोगों से स्कोप से बाहर है। ये एक इंडिकेशन पैनल कहलाता है कि ये हमारा पूरा यार्ड है और स्टेशन मास्टर के सामने पूरा जो यार्ड में हो रहा है ये जगह बता रही है कि यहाँ पे ये क्लियर है, ये इसने रूट दिया हुआ है। एक ट्रेन है जो ये देखें, ये से ग्रीन मिला हुआ है, ये ग्रीन मिला हुआ है और वो यहाँ तक आ रही है। अब जैसे ही ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगी। जी जी सर बोलें। ऑल रिले इंटरलॉकिंग ये स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉकिंग में आता है। हाँ आगे हम देखेंगे ये भी ना, आगे आपको अच्छा। मिल जाएगा। अच्छा तो ये एक मैकेनिज्म है। अच्छा, ट्रैक सर्किट जो है ना अब भी ट्रेन डिटेक्शन का बहुत ही मैं ये कहूँ कि रोबस्ट तरीकेकार है, क्योंकि ये 19वीं सदी की इजाद है। लेकिन अब भी जो सिग्नल इंजीनियर्स हैं वो ट्रैक सर्किट को सबसे ज़्यादा रिलायबल समझते हैं ट्रेन डिटेक्शन और इवन ट्रेन पोजीशनिंग के लिए। ये वही पैनल है, ये रिले इंटरलॉकिंग का पैनल है। अब ये देखें, ये जो वो जगह हैं जो पॉइंट्स हैं और ये जो जगह बता रही है, ये रेड जो बता रही है कि ट्रेन यहाँ तक आई हुई है, ये पिछला सिग्नल रेड है आपका। स्टेशन मास्टर को ये बता रहा है ये सिग्नल आपका ग्रीन है और नेक्स्ट जो है ट्रेन गोइंग टू ऑक्यूपाई। इनफैक्ट रिले इंटरलॉकिंग के पैनल जो है ना वो इस तरह के हैं। ये उसके छोटे मोटी जो है ना प्री रेक्विजिट्स हैं और कुछ फीचर्स हैं
के ऑपरेशन जो है ना वो सिंगल पॉइंट से कंट्रोल हो जाता है, नॉब से ऑपरेट हो जाता है, सिग्नल उसमें हम चेंज कर देते हैं, सेमाफोर के बजाय कलर लाइट हो जाते हैं, यार्ड हमारे सारे के सारे ट्रैक सर्किटेड होने चाहिए, और फिर हमें वहाँ पे पावर सप्लाई और उसका स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है ना वो भी उतना ही एसेंशियल है। रेलवे में इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है ना ये ज़रा मुश्किल से इंट्रोड्यूस हुई, और असल प्रॉब्लम ये था कि जो लॉजिकल प्रूवेबिलिटी है उसे किस तरीके से असर्टेन किया जाए, पर्टिकुलरली सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इवन जब तक हम माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं कर सकते थे उस वक्त तक रेलवे में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिज़ाइन हुए भी हैं तो वो पेटेंट नहीं हो पाए। मसलन एक स्वीडन ने एक यू स्टाइल नाम का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया था, लेकिन वो पेटेंट नहीं हो पाया, वो ट्रांजिस्टर बेस्ड था, और ये 80s में जाके जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई। अब जो हमारे नए पैनल हैं वो LCD या सिंपल जो है ना ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है जिसे EB कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग की स्क्रीन है, इसे EB स्क्रीन कहते हैं। उसके बाद अब जो है तकरीबन दुनिया में इसी तरह का मैकेनिज्म चल रहा है जो मॉडर्न सिग्नलिंग में गियर इस्तेमाल हो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अच्छा, पाकिस्तान में भी ना अब यही EBI 950 ये इनका ट्रेड नेम है, बम्बार्डियर की एक इंटरलॉकिंग है उसका। पाकिस्तान के भी बड़े हिस्से में जो है ना यही कोई अप्रॉक्सीमेटली 54 के करीब स्टेशन था जहाँ पे यही इंटरलॉकिंग लगी। हाँ, इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ जो जब यूरोपियन कम्युनिटी ने यूरोपीय यूनियन में ट्रेनें चलाने का आपस के मुआहदे किए तो पता चला कि यार हमारी तो सिग्नलिंग डिफरेंट तरह की है, और ऐसी सूरत हाल में हम अपनी ट्रेन अगर ले जाते हैं तो क्या मेरा ATP उनके सिस्टम को सेंस करेगा, क्या उनका ATP हमारे सिस्टम को सेंस करेगा? तो इसके लिए एक शदीद ज़रूरत हुई कि हम कोई कॉमन स्ट्रेटजी इवॉल्व करें, और वो स्टैंडर्ड जो थे ना वो सेनेलिक के नाम से इन्होंने अडॉप्ट किया, और वो कोई पूरी यूरोपियन कम्युनिटी में अप्लाई भी हुए। फिर वहाँ ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ, सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है ना, और उसके बाद पूरी दुनिया में एटलीस्ट आप देखेंगे कि इवन चाइनीज चीज़ें भी आती हैं तो उनके ऊपर सेनेलिक लिखा हुआ, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही बन गया। तो हमारा गियर भी जो है ना नॉर्मली जब हम लेते हैं तो हम सेनेलिक स्टैंडर्ड को ही देख रहे हैं। ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन पे हमने पहले एक दफ़ा बात की है। बुनियादी प्रिंसिपल जो है इसका वही ब्रेकिंग कर्व है। इनफैक्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑटो ट्रेन प्रोटेक्शन जो है वो बेस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, माइक्रो प्रोसेसर पे, टेलीकम्युनिकेशन पे, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन पे, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन पे। ये सारी टेक्नोलॉजीज इकट्ठी होकर तो मुख्तलिफ तरह की सेंसिंग करके ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो हमने इस तरह से शायद मैक्सिमम कैपेसिटी हार्वेस्ट होना पॉसिबल होता है, और साथ ही जो है ना इसका मतलब ये है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड 1 की वो तस्वीर है जो कि गलत जगह पे लग गई है। स्टैंडर्ड 1 में आमतौर पे हमारी जो स्टेशन पे स्पीड है ना उसे 50 किलोमीटर समझते हैं मेन लाइन पे, और
जो लूप लाइन है या ब्रांच लाइन है उस पे वो स्पीड जो है 15 किलोमीटर। ब्रांच लाइन पे, लूप लाइन पे हमेशा तमाम सिस्टम्स में जो है ना वो 15 किलोमीटर ही है अप्रॉक्सीमेटली। दुनिया में कहीं कहीं 20 है, लेकिन चाइना वगैरह के सर्टेन हिस्सों में जो है वो इवन 10 किलोमीटर भी है। अच्छा, यहाँ पे ये स्टेशन जो है एक स्टैंडर्ड, ये शेयर हो रहा है? जी सर। जी सर। और ये स्टेशन जो है ना क्लासिकल स्टैंडर्ड 3 स्टेशन है, ठीक है। कि ये हम हमेशा यार्ड जो होते हैं वो रिसेप्शन और डिस्पैच की सूरत में अलग अलग रखे जाते हैं कि डिस्पैच जो है वो रिसेप्शन को इफेक्ट ना करे और रिसेप्शन जो है वो डिस्पैच को इफेक्ट ना करे। इसलिए इसे आमतौर पे ऐसे दो हिस्सों में तकसीम करके देखते हैं। तो ये मेरे रिसेप्शन सिग्नल हैं कि ये आउटर है, ये मेरे पास होम है, ये मेरे पास एक कांटा है, पॉइंट है, ये मेरे पास स्टार्टर सिग्नल है। अब ये सिग्नल जो है ये डिस्पैच सिग्नल है, ये मेरे आउटर होम जो है ना ये रिसेप्शन सिग्नल है, और ये मेरे पास एडवांस स्टार्टर है। एडवांस स्टार्टर वो पॉइंट है जहां पे स्टेशन कहता है कि मेरी हदूद खत्म हो गई, और होम वो पॉइंट है जहां पे स्टेशन कहता है कि मेरी हदूद यहां से शुरू हो गई। अच्छा, इसके दो डायनामिक्स ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पे इसे स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 3 कहते हैं। तो वो है, सपोज दैट अगर इसके ऊपर ये पॉइंट की लॉक है और इसके साथ आपके पास एक ऐसी डिटेक्शन मौजूद है कि ये पॉइंट उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकता जब तक इसके ऊपर कोई व्हीकल खड़ा है, रोलिंग स्टॉक खड़ा है। तो ये हमारा ऐसा डिटेक्शन सिस्टम जो है ये इसे स्टैंडर्ड 2 बनाता है। इसके अलावा कोई ऐसा कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड 3 में ये है कि आपका तमाम का तमाम यार्ड जो है वो हमेशा एक सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल होता है, और वो होता है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के पास इन तमाम सिग्नल का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है, और उसकी मर्जी के बगैर कोई भी सिग्नल जो है लोअर नहीं कर सकता, चाहे वो पॉइंट्समैन क्यों ना हो। वो पॉइंट ऑपरेट कर सकता है, सिग्नल नहीं लोअर कर सकता। सिग्नल लोअर करने के लिए उसे स्टेशन मास्टर को इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज करना होता है। हम इसकी जो कि ये बना किस तरह होता है, लगा किस तरह होता है, फिर वक्त हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर कभी मौला तो हम जो इक्विपमेंट की डिटेल है उनमें इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी इनके जो रवैये हैं, बिहेवियर्स जो है ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सर एडवांस स्टार्टर का कंट्रोल तो इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास नहीं होगा ना, वो तो नेक्स्ट स्टेशन मास्टर के पास होगा। असल में जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें ये होता है कि कंडीशन ऑफ लाइन क्लियर जो है ये एडवांस स्टार्टर उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर कंडीशन ऑफ लाइन क्लियर नेक्स्ट स्टेशन पे पूरी है, जिस तरह के ऑटो ब्लॉक या इस तरह के सिस्टम में, तो इसको जो है ना स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में देने की जरूरत है, सच नहीं होती है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम्स हैं उसमें नेक्स्ट स्टेशन असल में ये ज्वाइंट कंट्रोल वाला सिग्नल है, दोनों। ठीक है। वो एक स्टेशन इसे अलाउ करता है तो दूसरा स्टेशन इसे लोअर कर सकता है। जी सर। एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट वो है वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल को हम आमतौर पे कहते हैं कि ये फिश टेल है। तो फिश टेल सिग्नल जो होते हैं ये कॉशियस सिग्नल कहलाते हैं। इनफैक्ट किसी भी स्टेशन पे वार्नर वो सिग्नल होता है जो सबसे आखिर में लोअर हो रहा होता है, कि आप जब रिसेप्शन और डिस्पैच दोनों तमाम सिग्नल लोअर कर देंगे तो फिर इट विल बी पॉसिबल कि आप वार्नर लोअर कर सकें। और वो इंडिकेट ये कर रहा है
कि आपका डिस्पैच पाथ इसी तरह है जिस तरह आपका रिसेप्शन पाथ है। अदरवाइज जो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है अदर देन लोअर पोजीशन, उसमें वो ये कन्वे कर रहा है कि ये एक कॉशियस सिग्नल है और आपने स्टेशन से कॉशियसली गुजरना है। अब ये हमने ना छोटी सी एक ट्री बनाया है कि जी सिग्नल किस तरह के हो सकते हैं। हमारे पास ऑडियोबल सिग्नल्स भी हैं, विजुअल सिग्नल्स भी हैं। अच्छा, ये हम यूज करते हैं ऑडियो सिग्नल भी ना, लेकिन वो क्योंकि ऐसा इमीडिएटली हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि हम उनकी डिटेल्स में जाएं। और बाद में आप ये कहेंगे कि जनाब उस ऑडियो सिग्नल में बारूद कैसा बना होता है, तो मैं क्या बताऊंगा आपको, क्या समझे? ठीक है सर। आप लोग कुएं में तो नहीं बैठे हुए हो? सर में भी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आवाज क्लियर नहीं आई थी। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दूर से जो है ना आवाज तक गूंज तो नहीं रही। पता नहीं है। अब बहरहाल स्क्रीन नजर आ रहा है। जी सर, क्लियर लेना। यस सर। हाँ, ये स्क्रीन जो है ना मेरा ख्याल है मोर देन सफिशिएंट है, और ये वैसे भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें जो है ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी हमारे पास किस किस तरह के सिग्नल मौजूद हैं। अप्रोक्सीमेटली ये तमाम सिग्नल जो है ना इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये जो CLS लिखा है ना, ये क्लियर सिग्नल्स हैं, डिफरेंट तरह की क्लियर सिग्नल्स है ना। सेमाफोर में भी ऐसे सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि क्लियर हैं, लेकिन ये फिक्स सिग्नल नहीं होते, ये मूवेबल होते हैं। अच्छा, अब हम जरा इसको तमाम सिग्नल को नैरो डाउन करते हैं और सिर्फ वो सिग्नल्स देखते हैं जिनसे रेलवे सिग्नलिंग डील करती है। बाकी सिग्नल ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गेटमैन इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई PWI इस्तेमाल कर रहा है, या कोई और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या कोई इन्वायरमेंट सिग्नल है फॉग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उसकी कता नज़र इसे और नैरो डाउन करते हैं। फिर बुनियादी तौर पे हम देखते हैं कुछ सिग्नल हैं जो परमिसिव सिग्नल्स हैं और कुछ सिग्नल हैं जो स्टॉप सिग्नल्स हैं। अब स्टॉप सिग्नल जो है ना, आप उन्हें कभी भी वायलेट नहीं कर सकते, गोया कि आपने इसे एक रूल के साथ एसोसिएट कर दिया कि ये सिग्नल इनफैक्ट उस रूल का इजहार है। और फिर कुछ सिग्नल ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी आप स्पीड कम कर दें और चले जाएं, या आप जो है फुल स्पीड से चले जाएं। पर्टिकुलरली वार्नर हैं जिस तरह, या एक डिस्टेंस सिग्नल है, वो पाकिस्तान में नहीं यूज हो रहा। आमतौर पे किसी सिग्नल की इंफॉर्मेशन देने से पहले एक और सिग्नल लगाया जाता है जिसे डिस्टेंस सिग्नल कहते हैं, और वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि नेक्स्ट सिग्नल जो है ना वो आ रहा है और उसका स्टेटस क्या है। तो उससे ड्राइवर को ट्रेन कंट्रोल करना जो है आसान हो जाता है। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि आमतौर पे स्टेशन पे हमारे जो है ना रिसेप्शन सिग्नल हैं, डिस्पैच सिग्नल हैं, और आमतौर पे जो है ना ये स्टॉप सिग्नल जितने भी होते हैं ये फिक्स सिग्नल होते हैं, ये नॉर्मली जो है ना, वरना और भी तरह के सिग्नल हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग के स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ यूज करता है, लेकिन वो फिक्स सिग्नल नहीं होते। सर हम अच्छा, कुछ जी साइटिंग डिस्टेंस बोर्ड को जी हम सिग्नल कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, साइटिंग जो कि डिस्टेंस हमें बोर्ड वो पॉइंट है जिससे आपने सिग्नल देखना है। एक डिस्टेंस है ना कि जी हम कोई पैरामीटर बनाते हैं ना कि जी इस चीज को एटलीस्ट कहां से नजर आना चाहिए, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जी इस जगह से खड़े होकर देखें तो आपको ये सिग्नल नजर आए तो इसका मतलब ये है कि आपकी विजिबिलिटी ठीक है, या आपको हल्का नजर आ रहा है तो आपकी विजिबिलिटी कम है, और आपको नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब है कि विजिबिलिटी नहीं है। शुड वी गो अहेड? आगे जी चलें? सर। जी सर। अच्छा, अब जो हमारे स्टेशन पे सब्सिडी सिग्नल्स होते हैं ना,
उनमें कुछ कॉलिंग ऑन सिग्नल्स होते हैं। ये नीचे इनकी जो है ना छोटी मोटी डेफिनेशनें दी हुई हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, कुछ शंट सिग्नल्स होते हैं। बुनियादी तौर पे हमने जब शंटिंग करनी होती है तो मुख्तलिफ छोटे छोटे रूट्स पे इंजन को आगे पीछे करना होता है, तो उनके लिए स्पेशल रूट होते हैं। अच्छा, फिर कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जिनकी विजिबिलिटी के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको एस्पेक्ट को रिपीट करने के लिए हम रिपीटर सिग्नल जो है ना वो लगाते हैं। और फिर इसी तरह जो है ना बाज़ जगहों पे हम स्टार्टर इंडिकेटर लगाते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं जो कि ट्रेन को चलने रुकने या खड़े रहने की ना हिदायत दे रहा होता है। अच्छा, ये आपका वो क्वेश्चन था जो स्टैंडर्ड ऑफ सिग्नलिंग की आप बात कर रहे थे ना, तो मुसलमान आप लोगों में से कह रहा था ना। जी सर, मैंने पूछा था। अच्छा किया था। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ऑफ सिग्नल असल में ये स्टैंडर्ड वो हैं जो कि हमने 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरू में इवॉल्व किए, और 20वीं सदी के आखिर में आके हमने सिग्नलिंग को और इस टेक्नोलॉजी को एक डिफरेंट अंदाज में देखना शुरू कर दिया। अब हमारे जैसे मुल्कों में इस तरह की चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लिटरेचर जो है ना वो इससे कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं देता। उनके लिए ये जो है ना एक सब्सिडरी सी चीज़ है। उन्होंने कंट्रोल के और बेहतर रिजिड और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिए हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की उसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक छोटी सी मज़ेदार सी चीज़ है वैसे कि हम जब नक्शे बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं कि इस स्टेशन पे सिग्नल कितने हैं और कैसे लगे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद एक इस्तेलाह है ब्लॉक ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप ये है कि जो हमारा एडवांस स्टार्टर होता है ना, हेलो जी सर। तुम लोग बिस्तरों में बैठे हुए सो तो नहीं रहे हो? नहीं सर, सुन रहे हैं आपको। नहीं सर, आपका लेक्चर सुन मैं रहे हैं। कौन सा क्वाली सुना रहा हूँ तुम्हें सुन रहे हैं? मुझे गायब हो जाते हो तुम लोग, मैं समझता हूँ मकबूर हो गए हो। सर माइक हम खुद ऑफ रखते हैं ताकि वो बैकग्राउंड में कोई साउंड वगैरह डिस्टर्ब ना करे आपको सर, इसलिए सुन रहे हैं सर। मैं आप लोगों के इस अमल का एहसानमंद हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्ड दे देंगे ना तो मैं कह रहा हूँ कि ओवरलैप जो है ना हमारे यार्ड डिज़ाइन का, लेआउट डिज़ाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट डायनामिक है, इम्पोर्टेंट वेरिएबल है कि हम जब अगर एक ट्रेन एक सिग्नल को क्रॉस कर रही है, ट्रेन आपने देखा है 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर लंबी होगी। जैसे ही हमारा इंजन जो है उस सिग्नल को क्रॉस करेगा, सिग्नल रेड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? जी जी सर। अच्छा, अब सवाल ये क्वेश्चन ये है कि इसे क्लियर कब होना है, अब इसे ग्रीन कब होना है, या इसने अपनी स्टेट दोबारा चेंज कब करनी है? सर जब वो जो ट्रेन है वो आखिरी उसकी बोगी वहां से निकल जाए और फिर दूसरी ट्रेन के लिए हम बाद में उसको क्लियर करें। हाँ यही है, लेकिन उस सिग्नल के आगे ना हम एक 180 किलोमीटर का एक और सेक्शन बनाते हैं, उसे हम ओवरलैप कहते हैं, ट्रैक सेक्शन बनाते हैं कि वो गाड़ी सिर्फ सिग्नल क्लियर ना करे बल्कि अपने तमाम रेमिनेंट्स के साथ ओवरलैप को क्लियर करे, देन पाथ जो है आपका पिछला पाथ क्लियर है। ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। और वो जो 180 किलोमीटर का, हमारे यहाँ पे 180 किलोमीटर कह रहा हूँ, 180 मीटर डिफाइंड है सर। 180 मुख्तलिफ एडवांस स्टार्टर के बाद जी सर 180 मीटर जो आप कह रहे हैं ये किसी भी सिग्नल की बात करें या एडवांस स्टार्टर की बात करेंगे उसके नहीं, बाद जो ब्लॉक ओवरलैप होगा वो एडवांस स्टार्टर के बाद होगा।
अच्छा ठीक और हो जो गया। सिग्नल ओवरलैप होगा वो सिग्नल के बाद होगा। अच्छा, दोनों केसेस में 180 मीटर। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 180 मीटर। जिस तरह जो हमारा स्टार्टर सिग्नल है ना जी सर। और होम सिग्नल है, इनफैक्ट या स्टार्टर और एडवांस है, ये 180 मीटर का इनका जो है ना डिस्टेंस है। ये बिल्कुल जस्ट जी। लाइक ओवरलैप है। और एक एलिमेंट इसमें हमने ये डिफाइन करना होता है कि जी स्टेशन का कंट्रोल सेक्शन कौन सा होगा, कितने कहां तक होगा उस लेआउट में, और फिर हम ये डिफाइन करते हैं कि स्टेशन की लिमिट्स कितनी है, कहां तक है। स्टेशन आमतौर पे स्टेशन लिमिट को ना हम एडवांस टू एडवांस समझते हैं, और फिर उस लेआउट में चेन एज के साथ तमाम सिग्नल्स की लोकेशन होगी, जितने भी फॉलिंग इंडिकेशन है, हम इसे कहते हैं फ्लैंज प्रोटेक्शन। फ्लैंज प्रोटेक्शन के जो डायमेंशन हैं वो मेंशन होंगी। कभी आप मौका मिलेगा तो हम आपको ये नक्शे दिखाएंगे ये कैसे बनते। चलें आगे। जी सर। अब हम दो तरह के पूरी दुनिया में सिग्नल इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब सेमाफोर हैं और कलर लाइट सिग्नल्स हैं। लेकिन कुछ हिस्सा दुनिया का ऐसा है कि वो उन्होंने चीज़ों को सिग्नल लेस कर दिया है, कि हम कंट्रोल सिस्टम जो है वो सिग्नल पे नहीं डिपेंड। जाहिर है कि जो कलर लाइट सिग्नल हैं वो हमारे सारे के सारे किसी पावर से अप्लाइड ऑपरेट होंगे, और जो हमारे सेमाफोर सिग्नल हैं वो स्टेशन में मुख्तलिफ लीवर से ऑपरेट होते हैं। जब ये हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास यार्ड में कुछ कंट्रोल्ड एलिमेंट हैं और कुछ कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हैं। तो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड एलिमेंट, उनके थ्रू हम एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग एलिमेंट आमतौर पे हम एक जगह पे लगा देते हैं। जो कंट्रोल्ड एलिमेंट हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब इनके दरमियान में लिंक करने के लिए आपके दरमियान में कोई मीडिया होगा, आइदर कोई वायर होगी, कोई पावर लाइन होगी, या कोई रॉड होगा जो कि पॉइंट को ऑपरेट करेगा, चलाएगा। ठीक है, जी सर। ये हमारे सिग्नल्स की डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये जो हमने अभी जिक्र किया था ये इनफैक्ट हमारा वार्नर सिग्नल है। इसका मतलब ये नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ा लेट नजर आएगा, और ये मेरा आउटर सिग्नल है ये पहले नजर आएगा। ये इनका मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट है, और ये वार्नर का क्लियर एस्पेक्ट है, ये इन दोनों का क्लियर एस्पेक्ट है। ये जो वो लिखा हुआ है ये गुड्स की अलामत के तौर पे है कि जी ये गुड्स का जो है ना डॉक्स की तरफ कंट्रोलिंग अप्रोच टू गुड्स यार्ड। हाँ, और ये है डॉक्स का। ये सिंबल जो है ना आमतौर पे, अच्छा ये रेलवे में ये सिंबलिज्म जो है ना वो भी बड़ी स्टिफली ऑब्जर्व किया जाता है, और ये भी इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न है। ये नॉन ऑपरेटिव सिग्नल है। इसका मतलब ये हम आपको नेक्स्ट किसी उसमें जो है ना इसको फर्दर डिटेल जो हमारे जर्नल एंड सब्सिडी रूल हैं उनमें भी इन चीज़ों को जो है ना दिखाएंगे। ये थोड़ा सा ऑपरेशन है, खैर ये भी आपसे बाहर है। अच्छा, ये हमारे देख लें कलर लाइट सिग्नल हैं कि जी ये शंट सिग्नल जो है ना आमतौर पे ये पोजीशन लाइट सिग्नल होता है कि जी ये आपके लिए स्ट्रेट लाइन है, आपके लिए ये है लूप लाइन है, या आप बिल्कुल ब्लॉक हैं। ये 4 एस्पेक्ट सिग्नल है। ये डबल येलो का मतलब है कि कॉशन है, यू आर गोइंग टू बी स्टॉप हियर।
ग्रीन है मतलब आप थ्रू जा रहे हैं, ये भी कॉशन सिग्नल है कि आपने कॉशियस स्पीड से मूव करना है, और ये आपका स्टॉप सिग्नल है। अब ये जो डिपिक्शन है ना, अप्रॉक्सीमेटली पूरी दुनिया में इसी तरह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन नॉर्वे वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट यूज करते हैं, वो ग्रीन को एज अ कॉशियस सिग्नल के तौर पे लेते हैं। सर ये डबल येलो क्यों दिए थे कॉशन सिग्नल के लिए 4 एस्पेक्ट में? एक असल में ना डबल येलो का दूसरा सिग्नल जो है वो बुनियादी तौर पे कॉलिंग ऑन है, वो आपको ये बता रहा है कि आइदर यू आर गोइंग टू बी रिसीव ऑन लूप लाइन और यू आर गोइंग टू बी स्टॉप, बट यू आर नॉट गोइंग थ्रू। आप समझ रहे हैं ना? जी सर। मीनिंग जो है ना, ठीक हो। अच्छा ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं इसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट मशीन है जो कि पॉइंट को ऑपरेट करती है। ये आपका पॉइंट है, इसमें ना मेरा ख्याल ये है चलती है, ये देखेंगे, देखिए पॉइंट तो चेंज हो जाता है पॉइंट। हाँ इसमें भी है कोई नहीं, ये वीडियो। अच्छा ये मैनुअल ऑपरेशन जो है ना, अब आप देखें मतलब जो कि पॉइंट ऑपरेशन अगर इलेक्ट्रिकली होता है और पॉइंट ऑपरेशन मैनुअली होता है, तो इसमें आपकी जो टाइम कंज्यूमिंग है वो उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया कि आप पूरे के पूरे यार्ड को सेकंड्स में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंटरलॉकिंग से करते हैं तो आपको मिनिमम 30 मिनट से लेके तो फिर घंटा घंटा तो 1.5 घंटा ऐसे लग जाता है। गोया कि आपका मिनिमम हेडवे जो है, आप जितने भी एफिशिएंट हो जाएं तो आप 1 घंटे से पहले एक गाड़ी एक स्टेशन से नहीं गुजार सकते। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग की तरफ आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की तरफ आते हैं, तो पता चलता है कि हम 2 सेकंड में 3 सेकंड में एकदम से रूट हमारा क्लियर भी हो जाता है और रीसेट भी हो जाता है। तो ये एक इसका जो ब्रिस्क होना है, ये एक बहुत बड़ा एज देता है पुरानी टेक्नोलॉजी पे, और आप पे अब डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रैक को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। इनफैक्ट रूट होल्डिंग, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि एक टेक्निक है इंटरलॉकिंग की, कि जिसमें हम कहते हैं कि ट्रेन गुजरने के बाद इतनी देर तक रूट को होल्ड रहना चाहिए ताकि उसका अगर कोई भी रेमिटेंसीज वगैरह रह गए हैं नीचे, कोई हिस्सा नीचे रहा हुआ है, तो वो डिटेक्ट हो जाए। ये एक प्रिंसिपल है, थोड़ा सा टेक्निकल है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना। हाँ, ट्रैक सर्किट इनफैक्ट हमारा आप ये देखें कि ये बड़ा ही सादा सा और बहुत ही सिंपल सा तरीक़ेकार है जिससे आप जो है ना ट्रेन डिटेक्शन करते हैं। और 1872 से लेके अब तक स्टिल हम अप्रॉक्सीमेटली उसी तरह का ट्रैक सर्किट यूज़ कर रहे हैं जिस तरह के पहले ईजाद हुआ था। हाँ, उनकी रिलायबिलिटी के लिए छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो रही हैं, अदरवाइज जो है ये आप देखें कि हम जो है ना एक लो पावर ट्रांसमिशन लाइन बना देते हैं किसी ट्रैक सेक्शन। ये मेरा ट्रैक सेक्शन है यहाँ से लेके और यहाँ तक। यहाँ इस ट्रैक सेक्शन को मैंने इंसुलेट कर दिया और यहाँ मैंने इसे पावर दे दी। एक मेरी जो है ना नेगेटिव रेल हो गई और एक पॉजिटिव रेल हो गई, और इसी के दूसरे कोने पे ये मेरा फीड एंड हो गया, ये मेरा रिले एंड हो गया। मैंने दोबारा कनेक्शन करके तो एक ट्रैक रिले लगाया। अब आप ये फिनोमेनोलॉजी देखें कि ट्रैक रिले या तो पिकअप होगा या ड्रॉप होगा, यही 2 स्टेट है।
जी सर। क्योंकि बुनियादी तौर पे मतलब 2 स्टेट रिलेज है, रिलेज तकरीबन होती 2 स्टेट है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस ट्रैक रिले के ड्रॉप कॉन्टैक्ट से मैं कहता हूँ कि रेड इसके साथ अटैच कर देता हूँ। जब ये ड्रॉप होता है तो वहां मैंने वायरिंग की हुई है अपने रेड सिग्नल की, लेकिन जब ये पिक है तो उस कॉन्टैक्ट से मैंने वायरिंग की हुई है अपने ग्रीन की। ठीक है ना? हैव यू गॉट माय पॉइंट जेंटलमैन? जी सर। अब जी सर, क्लियर अब है। होगा क्या कि जब मैं इसे एनर्जाइज करूंगा तो ये रिले पिकअप होगा और मेरा ग्रीन एस्पेक्ट जल पड़ेगा। ऐसा ही है? जी सर, ऐसा ही है। और अगर मैं इसे शॉर्ट कर देता हूं तो क्या होगा? सर ये रेड रिले मेरा एस्पेक्ट ड्रॉप हो जाएगा, रेड एस्पेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मजे की बात ये, इसे हम कहते हैं फेल सेफ मैकेनिज्म, कि जब ये चार्ज है तो ये ग्रीन दे रहा है, लेकिन इस ट्रैक में जब भी कोई छोटा मोटा इशू होगा इसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी, ट्रैक रिले की तरफ पावर नहीं जाएगी, ये ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटी ऑफ ट्रैक जो है आपको अटेंडेंस का तकाजा कर रहा है, ये खराब हो गया। दूसरा, मेरी ट्रेन आई है, ये ड्रॉप हो गया, मुझे पता चल गया कि यार ट्रेन आ गई है, और जब मेरे पास ये ड्रॉप नहीं है इसका मतलब ये है कि मेरा रूट क्लियर है किसी भी ट्रेन के लिए या चीजों ट्रेन को रिसीव करने के लिए। ठीक है? अब ये नीचे जो है ना, हमने ये एक पूरा जो है ना ट्रैक सेक्शन को जो है ना ट्रैक सर्किट करके दिखाया हुआ है। आप ये देखें कि जो रेल होती है ना, एक फिश प्लेट होती है जिससे हम रेलें जोड़ते हैं, ऐसा है ना? जी यस सर। सर। ये देखें, ये फिश प्लेट्स लगी हुई हैं, ये दोनों तरफ फिश प्लेट्स लगी हुई हैं। अच्छा, अब ट्रैक सेक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इंसुलेटेड फिश प्लेट लगाई है। ये भी है तो फिश प्लेट, लेकिन ये नॉन कंडक्टिव है, और इसके दरमियान में एक इंसुलेटेड पीस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल दे दिया है कि ये प्रॉपर इंसुलेट हो जाए। ये दोनों हिस्से, इसका मतलब है कि ये इंसुलेट हो। यहाँ मैंने बैटरी से इसे फीड कर दिया। अब ये फिश प्लेट है, ये फिश प्लेट है, जंग से मुझे खतरा है कि ये कंटिन्यूटी खराब होगी, तो मैंने एक और सुराख करके ना एक डायरेक्ट वायर जो है वो लगा के इसकी कंडक्शन बेहतर की है। बॉन्ड वायर। हाँ, बॉन्ड वायर कह लें। ठीक है? और आखिर में मैंने एक रिले लगा के इससे डिटेक्शन ली। ये मेरे स्लीपर लगे हुए हैं जो पूरे के पूरे इस लाइन पे लगे हुए। अब इसकी वर्किंग जो है आप अगर देखें तो इस पे डिपेंड कर रही है कि जी ये स्लीपर कहीं शॉर्ट तो नहीं है, रेल इससे डायरेक्टली शॉर्ट तो नहीं हो रही, रेल मिट्टी पे तो नहीं पड़ रही, रेल पानी में तो नहीं है, या रेल टूट तो नहीं गई, और आखिरी चीज क्या है, इसके ऊपर रेल तो नहीं खड़ी हुई। इन तमाम सूरतों में हमारा ट्रैक रिले ड्रॉप होगा, हमें रेड एस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये अब ये इसने हमें क्या किया, इसने हमें क्वालिटी ऑफ ट्रैक बता दिया कि जी आपकी इंसुलेशन क्वालिटी ऑफ ट्रैक ये बताती है कि ट्रैक मट्टी में नहीं पड़ा हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ट्रैक की कंटिन्यूटी ये बताती है कि रेल टूटी हुई नहीं है, रेल कंटिन्यूअस है, और फिर ये भी बताती है कि रेल अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये जो बेसिक डिजाइन एलिमेंट्स हैं और बेसिक हमारा जो डिटेक्शन मैकेनिज्म है ना रेलवे में, वो ये ट्रैक सर्किट है, और ये बड़ा ही साउंड, पावरफुल, रिलायबल है स्टिल, जो क्योंकि इससे हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि ट्रेन डिटेक्शन हो रही है, हमें ये पता चलता है कि रेल किस क्वालिटी में है। क्योंकि आपको पता है डिटेक्शन सिस्टम जो होते हैं ना वो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी बेस्ड होते हैं।
तो वो ट्रैक का एक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहा होता है। ठीक है जी सर। सर इसमें एक चीज ये भी है ना कि अगर पानी कड़ा है तो उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हाँ, वो मैंने कहा ना कि गोया की ट्रैक क्वालिटी ठीक नहीं है, इट मींस शॉर्ट सर्किट है ना। अब दो बातें जी हैं, सर। या तो सिग्नल खुद खराब है, उसकी कोई तार टूटी है, या ट्रैक जो है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी पूरा नहीं है, क्वालिटेटिवली जो है ना। ठीक तो है सर। यहाँ पे हमारा फिर रूल आ जाता है कि जब ये ऐसी सूरत हाल हो तो इंसान आके देखे, इंसान उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे। अच्छा, ये ना अब दुनिया में जो हमारे ट्रैक सर्किट राइज हैं कि हम सबसे पहली इजाद तो डीसी ट्रैक सर्किट्स हैं, फिर एसी ट्रैक सर्किट्स हैं, फिर एक ट्रैक सर्किट्स आए हैं आजकल, ये इनमें ना हमें परमाली जॉइंट नहीं लगाना पड़ता, इंसुलेटेड जॉइंट नहीं लगाने पड़ते, इन्हें जॉइंटलेस भी कहते हैं, लेकिन इनका एक और नाम है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट। क्योंकि ये जो हाई इंपीडेंस जोन और लो इंपीडेंस जोन क्रिएट करके ना आप डिटेक्शन कर रहे हो, तो इन ट्रैक सर्किट की लेंथ जो है ये एक खास सर्टेन लेंथ से ज्यादा पीस जो है ना इसको लेंथी नहीं कर सकते हम, एसी है या डीसी है। लेकिन ये ट्रैक सर्किट जो है ना आमतौर पे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक चले जाते हैं। और फिर ये हाई वोल्टेज ट्रैक सर्किट्स हैं, ये हाई वोल्टेज इन दैट सेंस है कि ये बहुत ही नैरो बैंड की जो है ना एक स्पाइक जनरेट करते हैं, जिससे ये, लेकिन ये उन ट्रैक्स पे होता है जो बहुत ही आइसोलेटेड होते हैं और बहुत ही कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं, आमतौर पे पैसेंजर ऑपरेशन वगैरह में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और दूसरा एलिमेंट है ट्रेन, हमारे ट्रेन डिटेक्शन का एक्सेल काउंटर, कि मैं एक ट्रैक के सेक्शन को सेक्शन में कन्वर्ट करता हूं और दोनों पॉइंट्स पे 2 गजेट्स लगाता हूं, एक वो जो हर आने वाले एक्सेल को काउंट करे और दूसरा वो जो हर रिसीव करने वाले एक्सेल को काउंट करे। अगर इसमें आने वाले एक्सेल और रिसीव होने वाले एक्सेल एक जितने हैं तो इसका मतलब ये है कि दरमियान में कोई एक्सेल नहीं पड़ा हुआ, हमारा पाथ क्लियर है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई एक्सेल दरमियान में रह गया है या कोई खराबी है। अब यही ट्रैक जो ट्रेन डिटेक्शन है ना, इसके जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं ट्रैक के साथ, वो यही इस्तेमाल हो रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर और मतलब एक रोबस्ट किस्म के ये टेक्नोलॉजी है, तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो के सैटेलाइट मॉनिटरिंग, सैटेलाइट पोजीशनिंग वगैरह के सिलसिले शुरू हुए हैं, लेकिन ये स्टिल सर ये एक्सेल काउंटर जो प्राइमरी होता है मीन के तौर सर, एक्सेल काउंटर दोबारा रीसेट कैसे होता है? मैनुअली करते हैं इसको या कहीं पे इसका वो कंट्रोल होता है? असल में ना ऐसी इन्वायरमेंट में जब एक्सेल काउंटर ने रॉन्ग मैं ये कहूँ कि दी काउंटिंग कर दी, तो अब वो आपको पाथ नहीं दे रहा, उसने ये कह दिया कि जी दरमियान में एक अदद एक्सेल पड़ा हुआ है। अब ये ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंफर्म करे मैनुअली कि क्या वहां वाकई एक्सेल तो नहीं है। अब उसके तरीके क्या है कि अगर उसमें वाकई एक्सेल रह गया है तो हमारे पास एक इमरजेंसी यूज बटन होते हैं इसके लिए, वो इमरजेंसी बटन यूज करता है तो अगर एरर है तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई कोई एक्सेल रह गया है तो फिर वो क्लियर नहीं होगा, फिर आपको मैनुअली अटेंड करना होगा साइट। मिसाल के तौर पे बार दफा ऐसा होता है ना कि एक आदमी मेंटेन कर रहा है, उसने लोहे का रॉड जो है ना एक्सेल काउंटर के ऊपर चलाया, उसने उसे डिटेक्ट कर लिया कि ये जी एक एक्सेल है। आमतौर पे हम मेटेलिक गज होते हैं ना हमारे पास, मेजरिंग स्टिक्स जो होती हैं, तो उस वक्त इस तरह के फेनोमेना आ जाते हैं। उसका एक मैकेनिज्म है, क्लियरिंग मैकेनिज्म है, जिस तरह आप रीसेट का एक मैकेनिज्म देते हैं,
तकरीबन हर साइड, जैसे हमने पहले कहा ना डीजनरेटेड मोड, ये उसका डीजनरेटेड मोड है। ठीक है सर। अब हम कहते हैं कि जी हमारे जो है ना वर्किंग, ट्रेन वर्किंग जो है ना वो किस तरह होती है। अच्छा, ये भी हमारे पुराने तरीकेकार हैं डिफाइन करने के। वैसे दुनिया अब जो है ना इसे इस तरह से नहीं डिफाइन करती। वो कहती है जी ब्लॉक होता है, या वो मैनुअल ब्लॉक होता है या वो ऑटोमेटिक ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब ये है कि एक पीस ऑफ, एक लेंथ ऑफ ट्रैक है जो आपने एक सेक्शन बनाया हुआ है और पूरे के पूरे ट्रैक को आपने मुख्तलिफ सेक्शन में तकसीम किया। हम एब्सोल्यूट ब्लॉक से ये मुराद लेते हैं कि दो स्टेशंस के दरमियान में किसी भी ट्रेन को भेजना एब्सोल्युटली ब्लॉक है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई इंश्योर ना करे कि इसे अथॉरिटी टू प्रोसीड मिली हुई है, इसे अथॉराइज किया। और एब्सोल्यूट ब्लॉक में हम एक ब्लॉक सेक्शन में एक ही ट्रेन छोड़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं छोड़ते। और दूसरा हमारा है ऑटो ब्लॉक जो है, उसमें यह है कि जो पैसेज ऑफ ट्रेन है, अगर उसने जो एडिक्वेट डिस्टेंसेस हैं अप्रोप्रिएटली क्लियर कर दिए हैं तो ट्रेन जो है खुद पैसेज ऑफ ट्रेन ही आपके सिग्नल को क्लियर कर देगी। अगर नहीं किए हैं तो वो अपना एस्पेक्ट, जिस तरह शार्ट किया हुआ है तो वो रेड एस्पेक्ट देता रहेगा। और उसके लिए फिर रूल्स मौजूद हैं कि हमने कैसे करना है। फिर स्टेशन के दरमियान में इन ट्रेनों के इस काम को, ब्लॉक को कंट्रोल करने के लिए हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। और वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है बुनियादी तौर पे उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के तौर से हम दूसरे स्टेशन से कनेक्ट करते हैं और दूसरा स्टेशन उसी इक्विपमेंट के थ्रू हमें इंश्योर करता है कि रिसेप्शन टू ट्रेन की जो कंडीशंस हैं वो पूरी है। मतलब ट्रेन मेरी जहां मैंने लेनी है वहां तक मेरा रास्ता क्लियर, तो देन ये सेंडिंग स्टेशन अथोराइज होता है तो वो अपनी ट्रेन को भेज सके। ये हमारा ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग को थोड़ा सा समझाया गया है कि ये देखिए, ये यहाँ पे इसका ओवरलैप है। जैसे ये ओवरलैप क्लियर करेगी, यहाँ आगे तो ये रेड हो गया है। अब इसके लिए अगर ये टू एस्पेक्ट, ये इसने बनाया हुआ टू एस्पेक्ट है, ग्रीन और रेड, लेकिन नॉर्मली दुनिया में अब 3 एस्पेक्ट्स चल रहे हैं। अब ये हिस्सा आइदर जो है ना एक्सेल काउंटर लगे होंगे या यहाँ पे जो है ट्रैक सर्टिफिकेट होगा। और ये पोजीशन जो है ना, जब ये ट्रेन यहाँ पे आएगी इस जगह पे, तो ये रेड हो जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। इस तरह अब ये रेड है, जब ये ट्रेन यहाँ आएगी तो ये रेड हो जाएगा। ये 2 एस्पेक्ट है। 3 एस्पेक्ट में ये होगा कि आपको जो है ना, जो रेड, पहला रेड होगा, दूसरा येलो होगा, तीसरा ग्रीन होगा। तो यहाँ पे तो सिंपल रेड ग्रीन हो रहा है ना। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनामिक्स है हेडवे की। The main purpose of any automatic signal to increase the train density. The train density can be increased if train can flow one and other at a close interval. The train density is generally indicated by the term headway. Headway is defined as the distance between two running trains in the same direction, always getting proceed aspect. कि दो ट्रेनें जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और दोनों ग्रीन बाय ग्रीन जा रही हैं, ये हमारा हेडवे होगा। ये एक बड़ा खूबसूरत और इम्पोर्टेंट डायनामिक्स है हमारी ना इसकी ट्रेन ऑपरेशन की। अच्छा, ये स्लाइड जो है ना, इसे आप एज अ असाइनमेंट देखें कि आप जो है ना किसी एक स्पीड पे 30 किलोमीटर की स्पीड पे मुझे 3 एस्पेक्ट सिग्नल पे
हेडवे कैलकुलेट करके दे दें। ठीक है, अच्छा कैलकुलेट Okay, करने sir. के लिए आप ये बता रहे हैं, इसमें आपको ट्रेन लेंथ लेनी होगी, ठीक है, एक रिएक्शन टाइम देना होगा। आमतौर पर रिएक्शन टाइम ना हम 3 सेकंड लेते होते हैं। अच्छा ये इसका जो है ना ब्लॉक सेक्शन का डिस्टेंस है, और ये इसके आगे